हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी ए जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी ए जसमीत सिंह में। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हो, हम लोग कर रहे हैं इनकम टैक्स का रिवीजन। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी वाइंड अप हो चुका है, पीजीबीपी आधे से ज़्यादा हो चुका है, आज लास्ट टर्न है और इसके बाद पीजीबीपी का रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन रहता है। जैसे ही पीजीबीपी का रिवीजन कंप्लीट होगा, इसके बाद हम कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे एंड देन अदर सोर्सेस, उसके बाद डिडक्शन और बाकी चैप्टर्स उसके बाद। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिवीजन क्लासेस मिले तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। आइए स्टार्ट करते हैं डेप्रीसिएशन। क्या होता है सर डेप्रीसिएशन? सर डेप्रीसिएशन हमने बचपन में पढ़ा था, असेट की वैल्यू में रिडक्शन आना नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से। असेट की वैल्यू में रिडक्शन आना नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। लेकिन इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन और अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। आज हम सीखेंगे कैसे अकाउंट्स में और इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। आइए, सेक्शन 32 की क्या कंडीशंस हैं डेप्रीसिएशन क्लेम करने के लिए। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर क्लेमिंग द डेप्रीसिएशन: असेट मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी ईदर होली और पार्टली। तो आपका असेट पे ओनरशिप होना जरूरी है, टाइटल होना जरूरी है, बेनिफिशियल ओनर होना जरूरी है। अगर आप ओनर नहीं है असेट के तो आपको डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। असेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। आपकी जो असेट है जिसका आप डेप्रीसिएशन क्लेम कर रहे हैं उसको बिजनेस और प्रोफेशन में यूज करना है। और असेट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। असेट को बिजनेस में इस्तेमाल भी करना है। अगर आपके पास असेट है लेकिन वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यूज नहीं होती है तो उस पर आपको डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। एक्ट में नहीं बताया कितना यूज करना है। अगर आप एक भी दिन यूज करते हो तो आपको पूरे साल का डेप्रीसिएशन अवेलेबल हो जाएगा। 3 कंडीशंस जो आपको ध्यान रखनी है: पहला, आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए; दूसरा, ये असेट बिजनेस और प्रोफेशन की होनी चाहिए; तीसरा, ये असेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यूज हुई होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो असेसी को डेप्रीसिएशन मिलेगा। अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती है तो असेसी को डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन ब्लॉक ऑफ असेट पे मिलता है। और ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब क्या है? सर, एक क्लास ऑफ असेट जिनका एक रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है उनका हम एक ग्रुप बना लेते हैं। एक क्लास ऑफ असेट्स का जिनका एक रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है उनका हम एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक। It means the group of assets falling within a class of the asset comprising। क्लास कौन कौन सा है हमारे पास टेंजिबल असेट्स में बिल्डिंग का क्लास है, प्लांट एंड मशीनरी का क्लास है, फर्नीचर का क्लास है। सिमिलरली इनटेंजिबल्स में हमारे पास नो हाउ है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट है और ट्रेडमार्क है। तो बेसिकली यू हैव 2 क्लासेस ऑफ असेट, वन इज टेंजिबल, द अदर वन इज इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स के अंदर आपके पास बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है और फर्नीचर है। ये क्या है? ये क्लासेस हैं। इन क्लासेस के अंदर हमारे पास रेट है। जैसे बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस है तो उसका रेट 5% है, बिल्डिंग नॉन रेसिडेंशियल पर्पस है तो उसका रेट 10% है, टेम्पररी इरेक्शन है बिल्डिंग का तो उस पर डेप्रीसिएशन का रेट 40% है। तो जितनी भी बिल्डिंग्स 10% वाले डेप्रीसिएशन रेट की होंगी उनका एक ग्रुप बन जाएगा जिसको बोलेंगे ब्लॉक 10% बिल्डिंग। जितनी भी बिल्डिंग्स 5% वाली होंगी उनका एक ब्लॉक बन जाएगा, बोलेंगे ब्लॉक 5% बिल्डिंग। सिमिलरली जितने भी टेम्पररी इरेक्शंस हमारे पास होंगे उनका एक ब्लॉक बन जाएगा, बोलेंगे ब्लॉक 40% बिल्डिंग। यानी कि इनकम टैक्स में इंडिविजुअल असेट पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता है, पूरे ब्लॉक पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है। अगर आपके पास फर्नीचर एंड फिटिंग्स है तो उस पर एक ही रेट है 10%। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं रेट्स वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। बेसिकली मैंने सभी इंपॉर्टेंट रेट्स आपको मेंशन करे हैं। अगर आपके पास मोटर कार है अदर देन यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, या फिर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है जनरली, तो उसके ऊपर 15% का डेप्रीसिएशन लगता है। तो अगर आपके पास मोटर कार है जिसका आप इस्तेमाल अदर देन रनिंग देम ऑन हायर बेसिस पे करते हैं, तो 15% का डेप्रीसिएशन मिलता है। कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है तो 15% का डेप्रीसिएशन मिलता है। शिप्स पे 20% का डेप्रीसिएशन मिलता है। मोटर व्हीकल को अगर रन करते हो हायर पे तो 30%
40% का डेप्रिसिएशन मिलता है, एरोप्लेन्स पे 40% का डेप्रिसिएशन मिलता है, कंप्यूटर्स पे 40% का डेप्रिसिएशन मिलता है, बुक्स पे 40% का डेप्रिसिएशन मिलता है, और इनटेंजिबल असेट्स है तो उस पर 25% का डेप्रिसिएशन आपको मिलता है। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट गिवन रहेगा, बट आई सजेस्ट यू कि मैंने जितने रेट्स लिस्ट डाउन करे हैं इन रेट्स को आप अच्छे से लर्न कर लो, ये आपकी हेल्प करेंगे। इसी डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, और वो अमेंडमेंट क्या कहता है कि सर अगर आपने मोटर कार परचेज करी है आपने मोटर कार परचेज करी है बिटवीन 23 अगस्त 19 से 31 मार्च 20 के बीच में, आपने मोटर कार परचेस करी है 23 अगस्त 19 से 31 मार्च 20 के बीच में, प्लस आपने इसे पुट टू यूज भी डाल दिया है, प्लस आपने इसे पुट टू यूज में डाल दिया है 31 मार्च 20 तक। ये अमेंडमेंट है अप टू 31 मार्च 20 तक, और अमेंडमेंट किसके ऊपर लग रही है? सिर्फ मोटर कार के ऊपर। तो अगर इस मोटर कार को तुम यूज करते हो फॉर रनिंग देम ऑन हायर, तो तुम्हें 15% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा। 30% मिलता था, 45% मिलेगा। और अगर तुम इसे यूज करते हो अदर देन रनिंग देम ऑन हायर, तो तुम्हें 15% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा। 30% देखो, अभी अगर आप इसे हायर पे इस्तेमाल करते थे तो पहले कितना मिलता था? 30, और अगर आप इसे अदर देन हायर पे रन करने में इस्तेमाल करते तो डेप्रिसिएशन कितना मिलता था? 15। लेकिन एक्ट ने 15 बढ़ा दिया। ये क्यों बढ़ाया था? सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्लो डाउन आया था, तो उस स्लो डाउन को रिमूव करने के लिए, उसके साइड इफेक्ट्स को घटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? एसएससी को एडवांटेज दिया था कि अगर इस पीरियड में तुम कार परचेस कर लेते हो तो नॉर्मली हम तुम्हें 15% का डेप्रिसिएशन देते हैं, लेकिन हम तुम्हें 30% दे देंगे। और अगर हायर पे उसको देते हो तो नॉर्मली हम 30% का डेप्रिसिएशन देते थे, लेकिन अब तुम्हें हम 45% का डेप्रिसिएशन दे देंगे। तो बेसिकली उसकी सेल्स को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सेल को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट एसएससी को दिया था, ताकि एसएससी ज्यादा से ज्यादा मोटर कार परचेस करे और इस बेनिफिट का लाभ उठाए। बात समझ में आया? तो 15% दोनों में बढ़ाया गया है। जहां 30 था वहां पे 45 कर दिया गया, और जहां 15 था वहां पे 30 कर दिया गया। डेट जरूर ध्यान रखना, 23 अगस्त 19 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में खरीदी है तो ठीक है। ये जितने भी रेट्स दिए हुए हैं इनको अच्छे से प्लीज लर्न कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जाएंगे तो अगर आपको नॉलेज रहेगी तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब ये ब्लॉक काम कैसे करता है सर, ये समझना जरूरी है। ब्लॉक काम कैसे करता है सर, इसके लिए हमें ओपनिंग WDV चाहिए होती है। ओपनिंग WDV में हम ऐड कर देते हैं जो असेट्स हमने पुट टू यूज करी हैं, लेस कर देते हैं सेल वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड और डिस्कार्डेड और डिमोलिश्ड। तो मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक 15% है, इस ब्लॉक 15% में ओपनिंग WDV है 3 असेट्स की, ABC की, ₹10 लाख। आपने असेट D एंड E एक्वायर करी है एंड पुट टू यूज कर ली है। कितने रुपए की सर? ये 4 लाख रुपए की। और आपने सोल्ड कर दिया है असेट B एंड C ₹2 लाख का। तो अब कैसे आप क्लोजिंग WDV निकालेंगे बिफोर डेप्रिसिएशन, या फिर आप कैसे वैल्यू निकालेंगे जिस पे डेप्रिसिएशन लगेगा? तो अपन क्या करेंगे सर, ये ओपनिंग WDV में जो असेट्स हमने पुट टू यूज करी है, खरीदने पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, असेट को पुट टू यूज करने पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो जो असेट हमने ड्यूरिंग द ईयर पुट टू यूज करी है उन्हें ऐड कर देंगे, और जो असेट हमारे ब्लॉक में से चली गई हैं उन्हें माइनस कर देंगे। जो वैल्यू आएगी इसे बोलेंगे क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। और इसी क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन पे क्या किया जाएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। यानी कि ये ब्लॉक 15% का है
तो डेप्रीसिएशन 12 लाख का 15% चार्ज किया जाएगा 1.80 लाख। सर इसका मतलब ये हुआ कि हम डेप्रीसिएशन साल के आखिरी दिन जो वैल्यू है ब्लॉक में उस पे चार्ज करते हैं। जी बच्चे बिल्कुल सही बोला आपने, ब्लॉक की लास्ट डेट की जो वैल्यू है, ब्लॉक की जो लास्ट डेट की वैल्यू है उस वैल्यू पे डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। इंडिविजुअल असेट कब आई कब बिकी उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स में पड़ता था लेकिन इसका कोई भी फर्क इनकम टैक्स में नहीं पड़ता। इनकम टैक्स वाले सिंपल चीज पे काम करते हैं और वो कहते हैं कि साल के लास्ट डेट पे जो ब्लॉक में वैल्यू होगी उसी के ऊपर हम तुम्हें क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन दे देंगे। ठीक सर, ये बात तो क्लियर हो गई हमको। इसके बाद और कौन सी बात है हमारे जानने वाली, एक्चुअल कॉस्ट। आपको जो डेप्रीसिएशन मिलता है बच्चे वो किस पे मिलता है, डेप्रीसिएशन मिलता है एक्चुअल कॉस्ट पे। अब ये एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है जितना पैसा असेसी ने खर्च किया असेट को एक्वायर करने के लिए उसे बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। और कोई भी पैसा जो असेसी ने खर्च नहीं किया, थर्ड पार्टी ने खर्च किया, हो सकता है गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी हो सकता है किसी एनजीओ ने आपको कैश असिस्टेंस दिया हो, तो अगर आपको थर्ड पार्टी से कोई पैसा मिल रहा है तो वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल रूरल एरिया में मैंने मशीनरी सेटअप करी 10 लाख रुपए की, गवर्नमेंट ने मेरे को 2 लाख रुपए की सब्सिडी दे दी, तो मेरी जेब से कितने रुपए खर्च हुए, 8 लाख। तो डेप्रीसिएशन भी कितने पे मिलेगा सर, डेप्रीसिएशन भी मिलेगा 8 लाख पे। तो एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द asset to the assessee, and it should not include any portion of the cost which has been incurred directly or indirectly by any other person or authority। क्लियर हो गई बात। तो अगर कॉस्ट किसी थर्ड पार्टी ने, गवर्नमेंट ने या अथॉरिटी ने बियर करी है तो वो आपका इंक्लूड नहीं होगा। जितना पैसा असेसी ने खर्च किया है उसी को एक्चुअल कॉस्ट बोला जाएगा। अब असेट खरीदते वक्त अगर आपने एक दिन में एक पर्सन को 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करना है, असेट खरीदते वक्त अगर आपने एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करना है तो वो पेमेंट स्पेसिफाइड मोड से होना चाहिए। स्पेसिफाइड मोड बोले तो अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से। अगर आपने इस मोड से पेमेंट किया है और पेमेंट 10,000 से ज्यादा है तभी आपको खर्चा अलाउ होगा, अदरवाइज आपको वो अलाउड नहीं होगा। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने असेट परचेज करी, कितने रुपए की सर, मैंने असेट परचेज करी 10 लाख रुपए की, ठीक है ना, मैंने असेट परचेज करी 10 लाख रुपए की और इसका पेमेंट मैंने कुछ इस तरीके से किया। 1 जुलाई 19 को मैंने अकाउंट पे ही चेक दिया, कितने रुपए का सर, मैंने 6 लाख रुपए का चेक दे दिया। फिर मैंने 1 अगस्त 19 को 3.50 लाख का NEFT करा दिया। ये NEFT क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट। जब एक बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। और 1 सितंबर 19 को बचे हुए 50,000 रुपीज मैंने कैश में दे दिए। तो एक्ट कहता है कि तुम एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो तो वो पेमेंट स्पेसिफाइड मोड से होना चाहिए। क्योंकि तुमने पेमेंट कैश में कर दिया है तो इस 50,000 को हम तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। यानी कि तुम्हारी जो एक्चुअल कॉस्ट है डेप्रीसिएशन पर्पस के लिए वो है 6 लाख प्लस 3.50 लाख यानी कि 9.50 लाख। डेप्रीसिएशन भी तुम्हें इसी 9.5 लाख रुपए के ऊपर मिलेगा, 10 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो अगर एक दिन में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया है तो वो स्पेसिफाइड मोड से ही होना चाहिए, अन्यथा वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। अगर आपने लोन लेकर असेट खरीदी है तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जब तक असेट पुट टू यूज नहीं हो जाती, तब तक का इंटरेस्ट असेट की कॉस्ट में ऐड करा जाएगा और उसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा, पुट टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट होगा उसका आपको डिडक्शन क्लेम होगा अंडर सेक्शन 36। ये लोन है, ये पुट टू यूज है, तो लोन से लेकर पुट टू यूज तक का जो इंटरेस्ट है वो असेट में ऐड हो जाएगा और पुट टू यूज करने के बाद का जो इंटरेस्ट है वो हमारे पीएल में डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक सर, कभी ऐसा भी होगा कि डेप्रीसिएशन हमें कम मिलेगा? बिल्कुल बच्चे, डेप्रीसिएशन हाफ रेट पे मिलेगा। कब हाफ रेट पे मिलेगा? जब नीचे लिखी हुई दोनों कंडीशन तुम सेटिस्फाई कर देते हो तो डेप्रीसिएशन हाफ रेट पे कब मिलता है? सर, जब हमने असेट परचेज करी और
और उसे उसी ईयर में पुट टू यूज कर दिया जिस ईयर में हमने उसे खरीदा था। तो अगर आपने असेट 1920 में खरीदी और आपने असेट को 1920 में ही पुट टू यूज कर दिया और पुट टू यूज का पीरियड लेस देन 180 डेज है, पुट टू यूज का पीरियड लेस देन 180 डेज है, तो आपका डेप्रिसिएशन का रेट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आधा हो जाएगा। जिस साल असेट खरीदी उसी साल आपने एसेट को पुट टू यूज किया और पुट टू यूज का पीरियड अगर लेस देन 180 डेज है तो आपका डेप्रिसिएशन हाफ रेट से हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मैंने मशीन सी खरीदी, मैंने मशीन सी परचेज करी। कब परचेज करी? सर मैंने मशीन सी परचेज करी 1 जुलाई 2019 को। कितने रुपए की? सर मैंने ये मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की और मैंने इस मशीन को पुट टू यूज में डाला 1 मार्च 2020। तो आपने इसे परचेज किस ईयर में किया था? सर हमने इसे परचेज किया है 2019-20 में। बच्चों आपने इसे पुट टू यूज में कब डाला? सर हमने इसे पुट टू यूज में भी डाला 1920 में। ज़रा पुट टू यूज का पीरियड बताना मेरे को। सर पुट टू यूज का पीरियड है 1 मार्च 20 को हमने इसे यूज में डाल दिया और साल हमारा सर ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2020 को, यानी कि हमने इस असेट को कुल 31 डेज यूज़ किया। तो आपने असेट 1920 में खरीदी, असेट को 1920 में ही पुट टू यूज़ कर दिया और पुट टू यूज़ का पीरियड लेस देन 180 डेज है, यानी कि इस मशीन पे आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो हाफ रेट पे मिलेगा। क्लियर? अब सपोज करो कि अगर आपने असेट परचेज करी होती, सपोज आपने असेट परचेज करी होती ऑन 1 मार्च 2019 और आपने इसे पुट टू यूज़ किया होता 1 मार्च 2020 को। तो अगर ऐसा होता तो सर हमने ये मशीन खरीदी थी 18-19 में और हमने ये मशीन पुट टू यूज़ करी है 2019-20 में। ये ईयर सेम नहीं है, यानी कि पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो अब मुझे 180 डेज भी चेक करने का ज़रूरत नहीं है, अब मुझे 180 डेज भी चेक करने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस केस में मेरे को डेप्रिसिएशन फुल रेट से मिलेगा। मतलब जिस ईयर में आपने असेट खरीदी है अगर उसी ईयर में असेट पुट टू यूज़ हुई है तभी आपको 180 डेज वाला कंडीशन चेक करना है, अदरवाइज आपको 180 डेज का कंडीशन चेक नहीं करना है। पता नहीं मेरा क्यों मन कर रहा है कि मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दूं जिससे कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। सर अगर ऐसा आपके मन में आ रहा है तो करा डालो। बेटा मैं कोई मैराथन आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए डिटेल्ड रिवीजन लेकर आया हूँ। मेरा बस पर्पस ये है कि तुम यहाँ से कुछ लेकर जाओ। जो लिखा हुआ है अगर मैं वो रीड कर दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रिवीजन में भी समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है 15% का, ब्लॉक है 15% का और इसमें हमारे पास ओपनिंग WDV जो है उसमें 3 असेट्स हैं A, B और C। A, B, C है, इसकी वैल्यू है वही सर हमारी 10 लाख रुपए की। हमने इसमें 2 असेट्स परचेज करी हैं। ड्यूरिंग द ईयर हमने असेट A परचेज करी है, सॉरी असेट D परचेज करी है और असेट E परचेज करी है। D हमने परचेज करी है 1 जुलाई 19 को और ये हमने परचेज करी है 1 सितंबर 19 को। और पुट टू यूज़ में हमने D को पुट टू यूज़ में डाल दिया है 1 अगस्त 19 को और इसे पुट टू यूज़ डाला है 1 दिसंबर 19 को। आपकी D की जो वैल्यू है वो है 3 लाख रुपए की और आपकी जो E की वैल्यू है वो है 2 लाख रुपए की। ऑन 1 मार्च 2020 असेट B हमने सोल्ड कर दी है। कितने रुपए की? सर असेट B हमने 4 लाख रुपए में बेच दी है। आपको बताना है 2019-20 में आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा। यू नीड टू टेल मी कि आपको 2019-20 में डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा। ज़रा वीडियो को करिएगा पॉज
और अपनी नोटबुक में करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व, और उसके बाद आंसर टैली करिएगा। ठीक है, कसम है आपको वीडियो पॉज करना है ये वाला। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ब्लॉक है हमारे पास 15% का, ब्लॉक है हमारे पास 15% का, और इस ब्लॉक की जो ओपनिंग WDV है जिसमें 3 असेट्स हैं A B C, इसकी वैल्यू आ रही है सर 10 लाख रुपए। ठीक, इसमें मैंने ऐड कर दिया जो मैंने पुट टू यूज करी है मोर देन और इक्वल्स टू 180 डेज। मोर देन और इक्वल्स टू 180 डेज में आ रही है मेरे पास 3 लाख रुपए की असेट डी, और ऐड करूंगा वो वाली जो मैंने पुट टू यूज करी है लेस देन 180 डेज। इसमें है मेरी असेट ई। असेट ई कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। और इसमें से लेस कर दूंगा जो असेट मैंने सोल्ड कर दी। सर मैंने असेट बी बेच दी है, बी बेची है मैंने 4 लाख रुपए की। तो 15 में से 4 चला गया, 11 लाख रुपीस की क्लोजिंग WDV आ गई बिफोर डेप्रीसिएशन। क्लोजिंग WDV आ गई बिफोर डेप्रीसिएशन। अब जब डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा, बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा तो पहले हाफ रेट वाला डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा। हाफ रेट वाला डेप्रीसिएशन कितने रुपए का है? सर 2 लाख पे हाफ लगना है, ये वाली पे 2 लाख पे अपने को हाफ रेट चार्ज करना है, और हाफ रेट हमारा कितना होगा? 7.5%, यानी कि यहाँ हमें 15,000 मिलेगा, और जो फुल रेट होगा वो कितने पे लगेगा? सर 11 लाख में से 2 लाख पे आपने हाफ लगा दिया है, बचे हुए 9 लाख पे आपको 15% से चार्ज करना पड़ेगा। 9 लाख का 15% आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक 1,35,000 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब जो टोटल डेप्रीसिएशन आपको मिलेगा, वो मिलेगा 1,50,000 रुपये। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। होमवर्क ये है कि यहीं पे सपोज करिए कि इंस्टेड ऑफ असेट बी, असेट ई इज सोल्ड फॉर ₹4 लाख। ठीक है, तो यहां पर जो असेट बी बिकी है, बी की जगह अगर ई बिकी होती 4 लाख रुपए की, तो उस केस में हमारा डेप्रीसिएशन क्लेम कितना आता? यू नीड टू आंसर मी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बॉस, तो कम से कम ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मुझे देखना है कि आप ये 2 नंबर ग्रैब कर पाएंगे कि आप ये 2 नंबर छोड़ के आ जाएंगे। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट आता है व्हेन नो डेप्रीसिएशन इज चार्ज। व्हेन नो डेप्रीसिएशन इज चार्ज, सर जब सारी असेट्स ब्लॉक की बिक जाएंगी, जब ब्लॉक की सारी असेट्स बिक जाएंगी तो उस केस में कोई भी डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा। अब व्हेन ऑल द असेट्स ऑफ द ब्लॉक आर सोल्ड, देयर कैन बी ईदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और देयर विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। डेप्रीसिएशन तो नहीं लगेगा, क्योंकि जब ब्लॉक में असेट्स ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं ब्लॉक ही नहीं है, जब ब्लॉक ही नहीं है तो उस केस में आपको डेप्रीसिएशन कैसे मिलेगा? ब्लॉक कहां से आता है? सर ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है जो उसके अंदर असेट्स होती हैं। जब हमने सारी असेट्स ही बेच दी, दैट मींस कि ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और अगर ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो डेप्रीसिएशन क्लेम भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सारी असेट्स अगर ब्लॉक की बिक गई तो सेल वैल्यू या तो ब्लॉक वैल्यू से ज्यादा होगी या तो सेल वैल्यू ब्लॉक वैल्यू से कम होगी। अगर आपकी सेल वैल्यू ब्लॉक वैल्यू से ज्यादा होगी तो उस केस में देयर विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेल वैल्यू ब्लॉक वैल्यू से ज्यादा होगी, देयर विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर सेल वैल्यू लेस देन ब्लॉक वैल्यू होगी, देयर विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहां पर कवर होंगे? सेक्शन नंबर 50 में। कौन से 50 में? कैपिटल गेन में कवर होंगे। क्लियर? 2 सिनेरियो हो गए, सेल प्राइस जब ज्यादा है, सेल प्राइस जब कम है। अब सर पूरा ब्लॉक नहीं बिका, पूरा ब्लॉक नहीं लिखा, पार्ट ऑफ द ब्लॉक बिका, और पार्ट ऑफ द ब्लॉक जो बिका वो ब्लॉक वैल्यू से ज्यादा में बिक गया। पार्ट ऑफ द ब्लॉक बिका लेकिन वो ब्लॉक वैल्यू से ज्यादा में बिक गया, तो उस केस में भी आपको कोई डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। ब्लॉक की वैल्यू नील हो जाएगी, कोई डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, ब्लॉक की वैल्यू नील हो जाएगी। उल्टा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, उल्टा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। और मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको इस पॉइंट पे भी एक एग्जांपल दे डालूं।
ठीक है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस पॉइंट पे भी आपको एग्जांपल दे डालूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट बैठ जाए। मान लीजिए आपके पास ब्लॉक 15% है और इस ब्लॉक 15% में जो ओपनिंग WDV है जिसमें 3 असेट्स हैं A, B और C, इसकी वैल्यू है 10 लाख। ड्यूरिंग द ईयर हमने असेट E पुट टू यूज़ किया और ये असेट E हमने पुट टू यूज़ किया 2 लाख रुपए में। अब हमने ऑल असेट्स ऑफ ब्लॉक आर सोल्ड, ऑल असेट्स ऑफ ब्लॉक आर सोल्ड। ए पॉइंट हमने इसको बेच दिया 16 लाख में, बी पॉइंट हमने इसे बेच दिया 10 लाख में। अब जब आपको दिखाई दे कि सारी असेट्स ब्लॉक की बिक चुकी हैं, सारी असेट्स ब्लॉक की बिक चुकी हैं, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे देयर विल बी नो डेप्रीसिएशन एज ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और ब्लॉक अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है बॉस, तो आपको कोई भी डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। दूसरा, ए वाले सिनेरियो में देयर विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि ब्लॉक की जो ओवरऑल वैल्यू थी वो थी 12 लाख और 12 लाख की चीज आपने कितने में बेच दी है? 16 लाख में। तो आपका निकलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज इक्वल्स टू 4 लाख। और बी वाले सिनेरियो में देयर विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना निकलेगा? सर आपने 12 लाख की चीज 10 लाख में बेच दी है, देयर विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ ₹2 लाख। क्लियर? जी सर, ये तो अपने को अच्छे से बात समझ में आ गई। सर वो जो पार्ट ऑफ द ब्लॉक वाली बात बताई थी वो भी बता दो। मानोगे नहीं मतलब तुम ऐसे? नहीं सर, ऐसे कैसे मानेंगे? अब मान लीजिए सपोज कर लीजिए इंस्टेड ऑफ ऑल द असेट्स, सपोज इंस्टेड ऑफ ऑल द असेट्स asset B, C and E are sold for rupees A point 16 lakh, B point rupees 10 lakh। तो अगर B, C, E बिकती तो क्या होता? तो ए वाले सिनेरियो में आपका ब्लॉक नील हो जाता, सीजेस टू एग्जिस्ट नहीं होता। जब सारी असेट्स बिक जाती हैं तो ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाता है, लेकिन जब सारी असेट्स नहीं बिकती हैं तो ब्लॉक की वैल्यू नील होती है। मतलब कि जब आप ब्लॉक 15% निकालोगे तो इसमें ओपनिंग WDV में आपके पास 3 असेट्स हैं A, B और C जिनकी वैल्यू 10 लाख है। आपने इसमें पुट टू यूज किया E को, E की वैल्यू आपके पास 2 लाख है और अब आपने इसमें से सोल्ड कर दिया है B, C और E 16 लाख रुपए में। तो अगर आपने 16 लाख रुपए में बेचा है तो अगर मैं यहाँ 16 लिखूंगा तो ब्लॉक नेगेटिव हो जाएगा, और ब्लॉक असेट होती है और असेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ब्लॉक असेट होती है, असेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। हम इसकी क्लोजिंग WDV नील कर देंगे और इस क्लोजिंग WDV में अभी एक असेट बाकी है A, इसमें एक असेट बाकी है अभी A। तो इस केस में क्योंकि क्लोजिंग WDV आपकी नील हो चुकी है तो देयर विल बी नो डेप्रीसिएशन एज ब्लॉक वैल्यू इज नील। ब्लॉक की वैल्यू नील है, इसलिए आपको कोई भी डेप्रीसिएशन नहीं मिल रहा है। उल्टा देयर विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का होगा? 16 लाख माइनस 12 लाख विच इज इक्वल्स टू 4 लाख। अब अगर मैं आपको बी पार्ट सॉल्व कराऊं तो बी पार्ट में आपके पास ओपनिंग WDV है 10 लाख रुपए की, पुट टू यूज आपने किया है 2 लाख रुपए का, सोल्ड कर दिया है आपने B, C, E को 10 लाख रुपए में। 2 लाख रुपए आपके पास क्लोजिंग WDV आ रही है बिफोर डेप्रीसिएशन, और बाबू इसमें अभी तुम्हारे पास असेट A है, तो इस केस में तुम्हारा डेप्रीसिएशन निकलेगा 2 लाख का 15% यानी कि 30,000 रुपये। तो कुल मिला के
कुल मिला के सर क्रक्स ये निकलता है, कुल मिला के क्रक्स ये निकलता है कि डेप्रीसिएशन हमें अलाउड होता है व्हेन ब्लॉक कंटेन्स असेट, ब्लॉक में असेट होनी चाहिए, एंड ऑन लास्ट डे ब्लॉक मस्ट हैव वैल्यू। अगर ब्लॉक के पास लास्ट डे पे असेट है और ब्लॉक के पास लास्ट डेट पे वैल्यू है, जैसे कि आपका यहां पर हो रहा है, ब्लॉक की लास्ट डेट में 2 लाख रुपए की वैल्यू है और ब्लॉक में ए नाम की अभी असेट पड़ी हुई है, तो इस केस में आपको डेप्रीसिएशन अलाउड होता है। अब अगर ब्लॉक में असेट है लेकिन ब्लॉक में वैल्यू नहीं है तो डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, ये वाला केस। ब्लॉक ही नहीं है तो डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। जी सर, ये तो हमको अब समझ में आ गया, अब हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए बच्चों। अगर इतनी डिटेल में आपको चीज़ें रिवाइज कराई जाएं और उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आए तो फिर भैया शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं एडिशनल डेप्रीसिएशन ऑन द न्यू मशीनरी और प्लांट। तो अगर असेसी एंगेज्ड है, अगर असेसी एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में या फिर पावर जनरेशन में अपने आप को उसने झोंका हुआ है, असेसी है मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में या फिर पावर जनरेशन में, और वो नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करता है, तो उसे एडिशनल डेप्रीसिएशन दिया जाता है 20% का। और अगर वो बिलोंग करता है तेलंगाना स्टेट को, वेस्ट बंगाल स्टेट को, आंध्र प्रदेश स्टेट को, बिहार स्टेट को, तो अगर वो तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार का है तो 20% की जगह 35% का उसे एडिशनल डेप्रीसिएशन दिया जाता है। अगर असेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है तो उस केस में एडिशनल डेप्रीसिएशन भी हाफ हो जाता है, तो 20 की जगह आपको 10 मिलता है, 35% की जगह आपको 17.5% मिलता है, और जो बैलेंस 50% बचा है वो आपको अगले साल मिलता है। जैसे कि इस साल 1920 में मैं नया प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया, उसको मैंने पुट टू यूज किया और पुट टू यूज का पीरियड लेस देन 180 डेज निकला, तो एडिशनल डेप्रीसिएशन 20% की जगह पे 10% मिलेगा और बचा हुआ 10% मुझे अगले साल अलाउ कर दिया जाएगा। यानी कि एक असेसी अपनी असेट की लाइफ टाइम पे एडिशनल डेप्रीसिएशन 20% क्लेम करता है, या तो वो पूरा 20% उसको एक साथ उसी साल मिल जाता है, और अगर कहीं पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हो तो आपका वो 20% 2 सालों में अलाउ होता है, 10% इस साल और बचा हुआ 10% अगले साल। यहीं पे अगर आप तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार को बिलोंग करते हैं तो 20% को बढ़ा के 35% किया गया है, और हाफ जब होगा तो 17.5% हो जाएगा। अब किन असेट्स पे डेप्रीसिएशन, एडिशनल डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं होता है? सर, अगर आप शिप्स एंड एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलता है। सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो डेप्रीसिएशन नहीं मिलता है, एडिशनल नहीं मिलता है, नॉर्मल तो मिलता है। एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस और द रेसिडेंशियल अकोमोडेशन और द ऑफिस अप्लायंसेस और द रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी को ऑफिस में इंस्टॉल किया, किसी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में इंस्टॉल किया, आपने ऑफिस एम्प्लॉयज खरीदा या फिर आपने रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदा, तो इसके ऊपर एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलता है। सर, ये एडिशनल डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है? सर, हमें नॉर्मल डेप्रीसिएशन तो मिलता ही है, इसके साथ साथ हमें एडिशनल डेप्रीसिएशन भी मिलता है, और एडिशनल डेप्रीसिएशन हर साल नहीं मिलता है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ द असेट होता है, ये वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ असेट होता है। तो अगर ये असेट इस साल आई है तो इस साल इस पे नॉर्मल भी मिलेगा और एडिशनल भी मिलेगा, और बाकी आने वाले सालों पे इस असेट पे सिर्फ मुझे क्या मिलेगा? नॉर्मल डेप्रीसिएशन। तो आपको हर साल नॉर्मल मिलता है और पहले साल आपको क्या मिलता है? एडिशनल मिलता है। क्लियर हो गई बात? सर, अगर आपका मशीनरी का या फिर प्लांट का 100% डिडक्शन आपको कहीं और मिल चुका है तो फिर उस केस में आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। अब आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन कहां मिलता है? सर, जब साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट खरीदी जाती तब हमको 100% मिलता था, जब स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एसेट खरीदी जाती तो भी हमको 100% डिडक्शन मिलता था। यानी कि अगर तुम सेक्शन 35 में 100% डिडक्शन ले चुके हो या फिर 35 AD में 100% डिडक्शन ले चुके हो तो उस केस में तुम्हें इस असेट पे एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको 100% खर्चे का डिडक्शन दिया जा चुका है तो फिर एडिशनल डेप्रीसिएशन की बात नहीं आती है। आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ,
पहले साल असेसी को नई प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, और सब्सीक्वेंट ईयर्स में उसे सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन ब्लॉक के रेट पे डिपेंडेंट नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20% और 35% फिक्स है। मतलब आपकी एसेट चाहे 10% वाले ब्लॉक की हो, चाहे 15% वाले ब्लॉक की हो, चाहे 40% वाले ब्लॉक की हो, चाहे 60% वाले ब्लॉक की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20% और 35% फिक्स है। क्लियर सर। इसी का मिलता जुलता भाई सेक्शन 32 AD है। यहां पर ये इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन है, डेप्रिसिएशन नहीं है। मिलता जुलता है, इसको आप लोग सेल्फ करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगला आता है डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस। नॉर्मली पूरे इनकम टैक्स में WDV मेथड ही फॉलो होता है। चाहे कोई भी असेसी हो, उसे WDV मेथड ही फॉलो करना है। लेकिन अगर असेसी पावर जनरेशन में इन्वॉल्व है तो उसे ऑप्शन दिया जाता है कि बाबू तेरी मर्जी, तू SLM लेना चाह तो SM ले ले, तेरी मर्जी तुझे WDV लेना है तो WDV ले ले, जो तेरा मन करे तो वो ले ले। लेकिन तेरे को ये डिसीजन रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले लेना है। रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले अगर तूने SLM ले लिया तो थ्रू आउट योर लाइफ आपको SLM ही फॉलो करना है। अगर आपने WDV ले लिया तो थ्रू आउट द लाइफ आपको WDV ही फॉलो करना है। आपको ये ऑप्शन रिवर्स करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ये ऑप्शन रिवर्स करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। मतलब सोच समझ के आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, वेदर यू वांट टू गो विद द SLM और यू वांट टू गो विद द WDV। किस असेसी को SLM बेसिस में मिलेगा? उन असेसीज को जो एंगेज्ड हैं जनरेशन पे, ट्रांसमिशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे, बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच दे बिगिन टू जनरेट द पावर, द ऑप्शन 1 एक्सरसाइज शैल नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है। नोट, option of SLM is for the tangible assets only. For intangible assets only WDV is applicable. Depreciation can be charged on the tangible assets individually, that is SLM or WDV, whichever is more beneficial. मतलब कि ये पावर जनरेशन वाले एसएससी पे छोड़ दिया कि तेरे को इंडिविजुअली सब असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है, कि ब्लॉक के हिसाब से लगाना है, SLM लगाना है, कि WDV लगाना है। इट इज अप टू यू, वट एवर इज बेनिफिशियल फॉर यू, यू कैन गो विद दैट। टेंजिबल असेट्स पे ही SLM का ऑप्शन है, टेंजिबल असेट्स पे ही SLM का ऑप्शन है, इनटेंजिबल असेट्स पे SLM का ऑप्शन नहीं है, चाहे तुम पावर जनरेशन में बिलोंग करते हो चाहे कहीं पर भी करते हो। इनटेंजिबल्स पे हमेशा क्या लगता है? WDV। टेंजिबल्स पे WDV लगता है नॉर्मल असेसीज के लिए, और जो लोग पावर जनरेशन में इन्वॉल्व हैं उन्हें ऑप्शन दे देते हैं कि तुम्हारी मर्जी, SLM लेना है तो SLM ले लो, और या फिर WDV लेना है तो WDV ले लो, जो तुम्हें बेनिफिशियल लगे वो। अगर ऐसे असेसी ने असेट बेची जो पावर जनरेशन में बिलोंग करता है, ऐसे असेसी ने असेट बेची जो पावर जनरेशन में बिलोंग करता है, तो उस केस में क्या होगा? सर हम चेक करेंगे कि जो सेल वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है कि कम है। अगर सेल वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो मतलब हो गया है नुकसान। मान लो मेरी बुक वैल्यू है 10 लाख, लेकिन मैंने उसको बेच दिया है 8 लाख में। तो 10 लाख की चीज़ अगर आपने 8 लाख में बेची है तो हुआ है आपको 2 लाख का नुकसान। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस नुकसान को नाम देता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इस नुकसान को नाम देता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और कहता है तुम अपने इस नुकसान को क्या कर सकते हो? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकते हो। डेबिट कितना करोगे? 10 लाख माइनस 8 लाख, जो 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब अगर तुम्हारी सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है लेकिन एक्चुअल कॉस्ट से कम है, मान लो मेरी बुक वैल्यू है 10 लाख, एक्चुअल कॉस्ट है 15 लाख, और मैंने सेल करी है 13 लाख में। एक्चुअल कॉस्ट है 15 लाख, बुक वैल्यू है 10 लाख, और मैंने सेल किया है 13 लाख में, तो मतलब मैंने बुक वैल्यू से ऊपर सेल किया है लेकिन एक्चुअल कॉस्ट से कम में सेल किया है। तो जब आपने बुक वैल्यू से ऊपर सेल किया है और एक्चुअल कॉस्ट से कम सेल किया है तो इस केस में आपको हुआ है प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहां पे जाएगा? सर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया जाएगा। किस नाम से? बैलेंसिंग चार्ज के नाम से। तो अगर आपने 10 लाख की चीज को 13 लाख में बेच दिया है तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रिएट कर देंगे। अब मान लीजिए आपने असेट को एक्चुअल कॉस्ट से भी ऊपर बेच दिया। बुक वैल्यू है 10 लाख, एक्चुअल कॉस्ट है 15 लाख, और हमने सेल कर दिया है इसको 16 लाख में। बुक वैल्यू है 10 लाख, एक्चुअल कॉस्ट है 15 लाख, और सेल कर दिया है 16 लाख में। तो एक्ट कहता है कि बैलेंसिंग चार्ज जो होगा,
बैलेंसिंग चार्ज जो होगा, जो तुम्हारे पीएल में क्रिएट किया जाएगा, वो होगा एक्चुअल कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, यानी कि 15 लाख माइनस 10 लाख। और सेल वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, सेल वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, वो तुम्हारा कैपिटल गेन है। वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस बात पे, पीरियड ऑफ होल्डिंग पे। अगर असेट 36 महीने तक पुरानी है तो शॉर्ट टर्म निकलेगा, 36 महीने से ज्यादा पुरानी है तो लॉन्ग टर्म निकलेगा। और लॉन्ग टर्म के वक्त आपको इंडेक्सेशन भी करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डेप्रीसिएशन प्रोविजन शैल अप्लाई whether or not the assessee has claimed the deduction in respect of depreciation in computing his total income। कुल मिला के डेप्रीसिएशन क्लेम इज मैंडेटरी। आप डिपार्टमेंट से डेप्रीसिएशन का खर्चा मांगो चाहे ना मांगो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डेप्रीसिएशन का खर्चा देगी। लास्ट टॉपिक आता है डेप्रीसिएशन का, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। किसी ईयर आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन से कम है, किसी ईयर आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन से कम है, तो डेप्रीसिएशन उतना ही डिडक्ट किया जाएगा जितने आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, और जो बचा हुआ डेप्रीसिएशन है उसको बोला जाएगा अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। इस अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में उसका एडजस्टमेंट क्लेम करने की कोशिश करेंगे। सर ये अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन कब तक कैरी फॉरवर्ड होता है? सर ये अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन आपका कैरी फॉरवर्ड होता है अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक, जब तक ये फुल्ली सेट ऑफ नहीं हो जाता है। अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन अगर एक बार कैरी फॉरवर्ड होगा तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। मान लीजिए अगले साल आपने अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन को कैरी फॉरवर्ड किया, तो अगले साल की सिचुएशन क्या होगी? अगले साल के प्रॉफिट में से पहले उस ईयर का डेप्रीसिएशन माइनस होगा, अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं तो वो माइनस होंगे, और उसके बाद जो आपने कैरी फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन लाया है वो माइनस होगा। मतलब कि इस ईयर में पहले इस ईयर का डेप्रीसिएशन माइनस होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अगर कोई आए हैं तो वो माइनस होंगे, और उसके बाद अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन ही माइनस होगा। ठीक है, आज के लिए हमारा यहीं पे समाप्ति हो रही है। डेप्रीसिएशन हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, बहुत मेहनत लग रही है, मैं आप लोग के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं रेगुलर बेसिस पे, और उसी के ऊपर रिवीजन वीडियोस बना रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि इन नोट्स को लेना तो आप प्रोफेशनल्स पॉइंट ऐप पर जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। 150 रुपीज हमने इसका कॉस्ट रखा है, बहुत ही नॉमिनल है अगर आप इसे डाउनलोड और प्रिंट करना चाहते हैं। अगर सिर्फ आप इसे रीडिंग पर्पज के लिए चाहते हैं, आपको डाउनलोड और प्रिंट नहीं निकालना है, तो उस केस में आप इसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं प्रोफेशनल्स पॉइंट ऐप में। ऑप्शन इज योर कि आपको फ्री लेना है कि पेड लेना है। ओके, चलिए आज के लिए इतना लगते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।